नेपाल में क्रांति या अमेरिका का चीन को मात देने का था प्लान। भारत के पड़ोस में अमेरिका ने कैसे कर डाला इतना उलटफेर? क्या है ओली सरकार के गिरने का सच? हम आपको विस्तार से बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार, नेपो किड्स की लग्जरी लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया पर बैन की वजह से जेन जेड युवाओं ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। कई नेताओं को लोगों ने घरों में घसीटते हुए वहां से बाहर लेकर आए और मारपीट की। फाइनेंस मिनिस्टर को तो लोगों ने सड़कों पर लातों से मारा। अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी जो हुआ वो व्यवहार किसी से छुपा नहीं है। वो हैरानजनक था, हैरान करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि नेपाल में जो हुआ वैसा ही कुछ पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी देखने को मिला था। तो सवाल उठता है कि क्या भारत के बगल में मौजूद सभी देशों को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है? और क्या ये भारत को किसी प्रकार का हिंट देने की कोशिश है? जो आपके आसपास हो रहा है कल आपके यहाँ भी हो सकता है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें इस पूरे मामले को डिटेल में देखना पड़ेगा, लार्जर स्केल पर देखने की आवश्यकता है। नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। विशेषज्ञों के अनुसार पहले नेपाल की सत्ता में भारत और चीन का इन्फ्लुएंस था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका लंबे समय से चीन को काउंटर करना चाह रहा था और वो मौके की तलाश में था। इसीलिए नेपाल में मौजूदा व्यवस्था परिवर्तन को अमेरिका के उसका जो अमेरिका का हाथ है उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल तो बहुत ही छोटा देश है, वहाँ न तो तेल मौजूद है और न ही उसकी इकोनॉमी इतनी ताकतवर है। उसमें अमेरिका भला इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इसका जवाब है क्यों नहीं। अमेरिका के अंदर चीन को काउंटर करने की सोच साल 2007 से 2008 के बीच आई, जब 2001 में अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने 2003 में इराक पर भी हमला कर दिया। साल दर साल दोनों देशों में युद्ध का खर्च बढ़ता चला गया। साल 2007 तक अमेरिका ने युद्ध में $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए। इतना पैसा खर्च करने के बाद अमेरिका को समझ आया कि वो इन दोनों जगहों पर वो परिस्थिति नहीं बना सका जो युद्ध शुरू करने से पहले सोचा था। वहीं युद्ध में अचानक से इतने पैसे खर्च होने के चलते अमेरिका के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक से आ गया। फाइनेंशियल क्राइसिस के समय अमेरिका इतना टूट चुका था कि वो दुनिया में अपने मित्र देशों को सुरक्षा देने में असमर्थ हो गया था। इसी मौके की तलाश चीन को थी। चीन ने उस समय ग्लोबल लीडरशिप की कमान अपने हाथ में ले ली थी। दरअसल चीन लंबे समय से अमेरिका को वैश्विक पटल पर पीछे छोड़ने के लिए एक राह देख रहा था। वो राह उसे 2007-2008 के मंदी के दौरान मिली। उसने अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर ग्लोबल लीडरशिप की तरफ वो आगे बढ़ गया। इसी दौरान 2010 से 11 के बीच अमेरिका के सहयोगी पश्चिमी देशों में भी एक क्राइसिस आ गया, जिसे हम यूरो जोन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। अब अमेरिका पूरी तरह से असहाय हो गया था। चीन ने इसी का फायदा उठाया। उसने ग्लोबल लीडरशिप की कमान संभाल ली। वैश्विक तौर पर चीन के इस उभार को उसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ने काफ़ी मदद की। इसके बाद अमेरिका को ये समझ आ चुका था कि अगर अमेरिका का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन है। अमेरिका ने चीन को काबू करने के लिए बहुत सारे तौर तरीके सोचे। अंत में उसे दो चीज़ें स्पष्ट तौर पर दिखी। पहली चीज़ थी चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ एक डायनामो है जिस पर चीन बहुत फोकस करता है। अमेरिका ने समझा कि चीन का ग्रोथ तभी संभव है जब तक उसके आसपास के देशों में शांति होती है। इसीलिए अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में चीन के आसपास के देशों को महत्व देना शुरू कर दिया,
क्योंकि अगर चीन के बगल में मौजूद देशों में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार आ जाए तो चीन हमेशा चिंतित रहेगा कि अमेरिका उसके बगल में मौजूद है। अमेरिका ने सोचा कि अगर चीन को काबू करना है तो उसके पड़ोसियों को अपने शिकंजे में लेना होगा और यहाँ पर अमेरिका की विदेश नीति में भारत की एंट्री होती है। अमेरिका ने समझा कि चीन का सबसे बड़ा पड़ोसी भारत है, भारत की चीन से दुश्मनी भी है, तो ऐसे क्यों ना भारत से दोस्ती बढ़ाई जाए। इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच साल 2015 से 2020 तक रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी अच्छा दिखता है। अमेरिका इस दौरान भारत को मिलिट्री एग्रीमेंट से लेकर हर वैश्विक तौर पर हर जगह चीन के विकल्प के तौर पर पेश किया। अमेरिका चाहता था कि भारत के इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक क्रेडिबल प्लेयर के तौर पर आ जाए। हालांकि भारत इस दौरान अमेरिका को बार बार ये चेताता रहा कि वो अमेरिका का पिट्ठू बनना नहीं चाहता, जैसा कि पाकिस्तान है। उसकी विदेश नीति स्वतंत्र रहेगी। इस दौरान भारत अमेरिका के साथ भी संबंध रखा तो रूस के साथ भी उतनी ही सहज रहा। भारत के इस रवैये को देख अमेरिका भारत के पड़ोसी देशों पर उसने डोरे डालना शुरू किया। अमेरिकी नीति का सबसे बड़ा हथियार बांग्लादेश होता है। बांग्लादेश की सत्ता पर उस समय शेख हसीना बैठी हुई थी। अमेरिका ने उनसे डिमांड किया कि वो अपना सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दें ताकि वो वहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना सके, जिसे शेख हसीना ने मना कर दिया। इसका खामियाजा ये हुआ कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में भयंकर विद्रोह हुआ और उनकी सरकार चली गई। इस दौरान शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। जब बांग्लादेश में हसीना की सरकार चेंज हुई तो अमेरिका को एक टूल किट मिल गया कि हमारे पास सोशल मीडिया से यूथ को जोड़ना और यूथ प्लस सोशल मीडिया का प्रयोग करके सबसे बड़ी सरकार को चेंज करना अब कोई मुश्किल काम नहीं। अमेरिका ने एक कॉकटेल फार्मूला निकाला था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल इस मामले में कैसे फंसा। आप नेपाल की अगर राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो दो बातें आपको समझ में आएगी। पहली बात, जो नेपाल में जो सरकार आई वो राजशाही के खिलाफ विद्रोह से आई थी। इस वजह से वहाँ राजशाही समर्थकों की भारी संख्या है, तो लोकतंत्र समर्थकों की भी है। दूसरी की नेपाल की राजनीति में दो धड़े हैं और वो दो धड़े पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के बराबर हिस्सेदारी रखते हैं। पहला धड़ा भारत को सपोर्ट करता है और चीन से काफ़ी नाराज़ है, तो दूसरा धड़ा चीन को समर्थन देता है और भारत से नफरत करता है। इसके बाद अमेरिका ने दोनों पार्टियों में से चुनिंदा लोगों को अपना समर्थन देना शुरू किया, जिसके बाद नेपाल की सियासत में तीन धड़े बन गए। एक धड़ा भारत का, दूसरा चीन और तीसरा अमेरिका का राजनीतिक विश्लेषक और अमेरिका। भारत, चीन और मध्य पूर्व की राजनीति पर नज़र रखने वाले एक विशेष तौर पर उनका ये कहना है, जो एक्सपर्ट जिनको कहेंगे विदेश मामलों के पवन सिंह, कहते हैं कि ये तीनों धड़े सभी पार्टियों में मौजूद हैं। इसकी वजह से कोई भी सरकार सही तरीके से चल नहीं पाई। नेपाल में कोई भी नेता 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। यूएसए ने इस दौरान नेपाल में अपने समर्थक नेताओं पर खूब पैसे लुटाए, उनके बच्चों को विदेश में सेटल किया और यहाँ पर उनको पैसों से लेकर सोशल मीडिया के जरिए प्रचार में भी मदद की ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। इस दौरान अमेरिका ने एक अलग तरह की राजनीति खेली। पवननीत सिंह कहते हैं कि अमेरिका ने राजनेताओं को तो अपने साथ रखा ही, साथ ही वो किसी युवा को ऐसे तौर पर पेश करने की कोशिश की जिसके प्रति लोगों में आस्था आए और लोगों में लोकतंत्र पर भरोसा बरकरार रहे, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि नेपाल में राजशाही आए। इसका खामियाजा अमेरिका म्यांमार में भुगत चुका है। पवनीत सिंह कहते हैं, आगे कहते हैं वो, कि इस वजह से काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अमेरिका आगे बढ़ाना शुरू किया और जब नेपाल की तत्कालीन सरकार गिरी तो युवाओं के बीच बालेन शाह सबसे ज़्यादा चर्चा में आए। युवा उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब नेपाल की राजनीति दो राहे पर खड़ी है। वहाँ से वो या तो लोकतंत्र के सहारे आगे बढ़ेगा
या राजशाही के सहारे, लेकिन एक बात जो सबसे कॉमन है कि इस सरकार को गिराने में किसी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया तो वो है अमेरिका। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।